तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। देखो बेटा, सबसे पहले ना हमने बार बार मैं वहीं आपको लेके आ रहा हूँ, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर में एक बात मैंने बताई थी कि एक फ्लो चलता है इन दोनों के बीच में। जो फ्लो इन दोनों के बीच में चलता है उसके हमने 3 फेजेस की बात की थी कि इसमें 3 डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं और उन्हीं फेजेस में सारा का सारा काम चलता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में। बेटा, इस स्ट्रक्चर के बीच में बेसिकली 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो चीज़ें बन रही हैं, प्रोडक्ट। दूसरा इसमें रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट आ रहा था तो इनकम। और तीसरा इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा था जिसको हम लोग बोल देते हैं एक्सपेंडिचर। ये 3 बातें इसके अंदर आती हैं। आपको एक बात समझनी है बेटा कि जो प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू इनकम होती है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ये 3 चीज़ें सोसाइटी में इक्वल होती हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले की वीडियोस में। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक पेन है। जब ये पेन बना होगा तो इसमें रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट दिया गया होगा। तो ये पेन जितने रुपये का बनाया है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो जब आपने पेन बनाया है तो वो पेन अगर आपने 3 रुपीज़ का बनाया है, इसका मतलब 3 रुपीज़ में से कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ रेंट होगा, कुछ वेजेस होगा, कुछ प्रॉफिट होगा। तो इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 3 रुपीज़ है। और इस प्रोडक्ट से रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट जो मिला है वो भी 3 रुपीज़ है, मतलब इनकम भी 3 ही है। और जब ये पेन अगर सेल होगा तो मान लो बिना टैक्सेस के, बिना सब्सिडी के सेल हो रहा है तो 3 रुपीज़ में ही सेल होगा। तो 3 रुपीज़ में जब ये सेल होगा तो ये एक्सपेंडिचर, मतलब जो इसे बाय करेगा उसका एक्सपेंडिचर भी 3 रुपीज़ ही आएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है बेटा कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। एक पर्सन जितना एक्सपेंडिचर करता है किसी दूसरे पर्सन की उतनी ही इनकम बन जाती है। और ये इनकम और एक्सपेंडिचर किसी प्रोडक्ट की वजह से किया जाता है। चलिए, जैसे 3 रुपीज़ का पेन है तो ये प्रोडक्ट 3 रुपीज़ का ही ये सेल होगा, तो मतलब कोई इसको खरीदेगा तो एक्सपेंडिचर, और जो इसको बेच रहा है उसके लिए वो इनकम होगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम आपका है। 3 चीज़ें आपकी इक्वल होती हैं, प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो बेटा, नेशनल इनकम को आप 3 तरीके से काउंट कर सकते हैं। या तो आप नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त सबसे पहले पूरे कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी इसको काउंट कर लीजिए, तो ये वाला मेथड हो जाएगा, तब भी आंसर सेम ही आएगा। आप पूरे इकोनॉमी में रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट लोगों को कितना मिला उसको काउंट कर लीजिए, तब भी आंसर सेम ही आएगा। या पूरे कंट्री में एक्सपेंडिचर कितना हुआ ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको काउंट कर लीजिए, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो नेशनल इनकम जो है बेटा, उसके जो मेथड्स हैं वो मेथड्स होते हैं आपके 3। ये 3 मेथड्स और कुछ नहीं है बेटा, ये सर्कुलर फ्लो के फेजेस ही हैं। जो सर्कुलर फ्लो होता है उसके जो फेजेस होते हैं वही मेथड्स होते हैं। ये सारा खेल सर्कुलर फ्लो से ही चल रहा है। पहला जो मेथड है वो है बेटा प्रोडक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड है बेटा उसको बोलते हैं इनकम मेथड। और थर्ड जो मेथड है बेटा जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो बस 3 ही मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। बेटा बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, पूरे कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसको काउंट करने की बात की जाती है, ताकि एग्जैक्ट ये पता चल पाए कि कोई भी नेशन कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, मैंने पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था, ये पेन 1 काउंट नहीं होगा, 3 रुपीज़ काउंट होगा। यानी कि हम लोग क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखते, उसको मनी में कन्वर्ट करके देखते हैं, मतलब उसके प्राइस की उसके साथ मल्टीप्लाई करके तब काउंट होती है चिड़ी की। चलिए,
वैसे आपको बता दूं बेटा, जीडीपी का फॉर्मूला होता है, वैसे बुक में तो नहीं मिलेगा ये, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और यहाँ पे आप समेशन का साइन लगा सकते हो कि सब प्रोडक्ट्स के प्राइस का और उसकी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करो और ऐड कर लो, तो उसको बोलते हैं जीडीपी। फिर इसमें अगर एनएफआई ऐड कर लोगे तो ये डी नहीं रहेगा, नेशनल हो जाएगा, फिर वही अपना नेशनल इनकम बन जाएगी। चलिए, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले वाला मेथड जो है वो पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, और इसका एक और भी अल्टरनेट नेम है जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। चलिए, ये स्टेप वाइज चलेंगे बेटा। सबसे जो पहला स्टेप होता है इसमें, जिसमें हमें फाइंड आउट करना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को फाइंड आउट करने का तरीका है बेटा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। जिसको हम लोग डेल्टा एस से दिखाएंगे बेटा, डेल्टा चेंज का साइन होता है। दूसरा जो तरीका है बेटा, दूसरा जो स्टेप है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोला जाता है। और इसके अंदर आपका आता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। दो स्टेप होने के बाद जो थर्ड स्टेप है, जिसमें आपका निकलता है बेटा जीडीपी एमपी इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। कंजम्पशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ये और कुछ नहीं है बेटा, ये 1 था ऊपर, देखो ये रहा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 को। 2 मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपका बन जाता है जीडीपी एमपी। ठीक है, बाद में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारा बन जाता है नेशनल इनकम एनएनपी एफसी। अब ये है क्या, उसको समझना है बेटा। आपको सिर्फ उसी को समझना है। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कन्वर्जन रूल्स। अप्लाई कन्वर्जन रूल्स। चलो, अब इसके मीनिंग को समझना है बेटा, ये क्या है। सबसे पहले, क्योंकि मैंने ऊपर बोला हुआ है कि ये प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्शन को काउंट करता है। हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको कि ये है क्या। प्रोडक्ट का मतलब और कुछ नहीं है बेटा, प्रोडक्शन ही है, कि प्रोडक्शन कितना हुआ है इसको ये काउंट करता है। चलिए बेटा, ध्यान से देखना, प्रोडक्शन मतलब उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने पहला स्टेप बनाया वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमने पहला ही स्टेप बनाया बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अक्सर बेटा हम लोग ना चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते और मीनिंग कभी समझ ही नहीं पाते। अगर इसका मीनिंग मैं अपने माइंड में लेके आने की कोशिश करूँ तो मेरे दिमाग में क्या मीनिंग आएगा, वैल्यू, और वो भी किस चीज़ की, आउटपुट की। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, मतलब कंट्री में कितनी चीज़ें बनी है उसकी वैल्यू बताओ। वैल्यू रुपी में बतानी है, क्वांटिटी नहीं बतानी। वैल्यू मतलब रुपी में बतानी है। मैंने बोला था बेटा, ये पेन 1 नहीं काउंट होता, 3 रुपीज़ का काउंट होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब कितनी चीज़ें बनी। और एक बात समझना बेटा, ये सारी कैलकुलेशन का कोई तो बिगिनिंग और एंड पीरियड होता होगा। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं 1 अप्रैल से लेके और आपकी 31 मार्च तक, ना इससे एक दिन पहले ना इसके एक दिन बाद।
जैसे अगर मैं कोई डेट ले लूँ 1 अप्रैल 2019 तो 31 मार्च 2020, ये एक साल की काउंट होती है पूरे कंट्री में कि कितना प्रोडक्शन हुआ, ना इससे एक साल पहले, ना मतलब एक दिन पहले, ना इसके एक दिन बाद तक का। बस इसी टाइम पीरियड का आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना होता है। चलिए अब समझना बेटा ध्यान से, जो हमारा टर्म है वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें हमने दो बातें लिखी हैं बेटा, एक लिखी है सेल और एक लिखा है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का भी एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है उसे समझना बेटा। स्टॉक मतलब देखो, जैसे ये पार्ले फैक्ट्री है बेटा, अब यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं है कि 31 मार्च को जब सारे रिकॉर्ड्स वगैरह बना रहे हैं हम लोग कि कितना प्रोडक्शन किया है, तो उस टाइम पे सारे बिस्किट सेल ही हो जाते हैं। कोई रेडी वाला सिस्टम तो है नहीं बेटा कि शाम तक सारे फ्रूट्स हमारे सेल ही हो जाते हैं। कुछ तो बिस्किट के पैक ऐसे होते हैं कि 31 मार्च को गोडाउन में रखे रह जाते हैं। तो जब वो 31 मार्च को गोडाउन में रखे रहते हैं बेटा, तो उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब उसको क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ईयर के एंड में बचा है, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो वो ईयर के एंड में बचा है, दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जैसे ही अगला साल शुरू होगा बेटा, 31 मार्च से नेक्स्ट डे जो होता है वो 1 अप्रैल ही होता है, तो 1 अप्रैल को वो बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया बेटा कि क्लोजिंग और ओपनिंग क्या है। मैंने ये भी आपको बताया है कि हमें आउटपुट को काउंट करना है दो डेट्स के बीच में कितना हुआ है। अगर बेटा मैं ये कहूँ कि 31 मार्च 2020 को, या पूरा समझो इसे आप एक बारी, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019, मान लीजिए 5000, मान लीजिए 5000 रुपीज़ के बिस्किट के पैक पार्ले कंपनी के पास बच गए थे जब 2019 वाला ईयर ख़त्म हुआ था, और ये ईयर 2018 में शुरू हुआ होगा बेटा। उसके बाद अगला साल जब शुरू हुआ इससे नेक्स्ट डे, तो वो इस वाले ईयर के लिए करंट ईयर बन गया 1 अप्रैल 2019 को। तो ये इतने का इतना ही अगले दिन ओपनिंग बन जाएगा बेटा। पहले साल जब ये पिछला साल ख़त्म हुआ 2018 और 19 ईयर जब ख़त्म हुआ, तो 31 मार्च 2019 को हमारे पास पार्ले फैक्ट्री के पास 5000 रुपीज़ के बिस्किट अनसोल्ड बच गए थे, जो कि सेल ही नहीं हो पाए थे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब शुरू हुआ, तो अगले ही दिन नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग बन गया कि भाई अब जब ईयर ओपनिंग हो रहा है तो उस टाइम पे हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, उसको हमने बोल दिया 1 अप्रैल 2019, सेम अमाउंट ही हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक बन गया। लेकिन बेटा एक चीज़ समझने लायक है कि अब जो चीज़ आप लोग अब पढ़ रहे हैं, ये जो चीज़ ये बनी पिछले साल में है। ये 5000 रुपीज़ की चीज़ इस वाले ईयर में नहीं बनी है, ये पिछले साल की वैल्यू ऑफ आउटपुट है। चलिए आगे बेटा, अगर मैं कहूँ कि इस साल हमने सेल की हैं, मान लीजिए कि 15,000 यूनिट्स हमने सेल की हैं, तो बेटा क्या इस साल जो सेल की हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच सेल की हैं? तो उसमें जो 15,000 सेल की हैं उसमें 5,000 पहले सेल की होंगी। ये 5000 जो यूनिट्स हैं ये पिछले साल वाली अगले साल सेल की होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि ये ख़राब हो गई थी, ख़राब तो नहीं हुई, सबसे पहले यही यूनिट्स इसमें से सेल की होंगी। चलिए उसके बाद जब ये ईयर ख़त्म हुआ बेटा, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा और इसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी 31 मार्च 2020। मान लीजिए कि 3000 यूनिट्स अभी बच गई।
अब कैलकुलेशन ध्यान से समझना बेटा, इस साल का हिसाब करना है कि इस साल में कितनी बनी। तो सबसे पहले तो मैंने देखा यार इस साल में बिकी कितनी, ठीक है जी 5,000। इन 5,000 में से 5,000 यूनिट 15,000 यूनिट इस साल सेल हुई, मैंने ये देख लिया सबसे पहले। फिर इस 15,000 में से 5,000 तो वो हैं जो इस साल की थी ही नहीं, लेकिन सेल इस साल हुई होंगी, वो तो पिछले साल की हैं। तो सबसे पहले तो ये माइनस कर लिया मैंने 5,000, और 3,000 यूनिट ऐसी रह गई ईयर के एंड में जो बनी तो इसी साल होंगी, उसको मैंने ऐड कर लिया। तो मुझे पता चल गया बेटा कि एग्जैक्टली 13,000 गुड्स इस साल में बनी थी। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना। हालांकि ये बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती, बाद में आपके माइंड से भी स्किप हो जाएगी, सिर्फ आप फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। बेटा ये मैंने बताया पिछले साल का, कि पिछले साल एंड में 5,000 रुपीज़ के बिस्किट बच गए थे, पिछले साल, इस साल की बात नहीं कर रहा, इससे पिछले साल। ऐसे ही चला होगा था 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। फिर यही स्टॉक अगले दिन बन जाता है बेटा ओपनिंग स्टॉक। तो मतलब जब पार्ले फैक्ट्री का नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ होगा, ये वाला ईयर, तो 1 अप्रैल को ही हमारे पास 5,000 बिस्किट के पैक पहले से ही रखे हुए थे गोडाउन में। तो जब इस साल में हम बेचना शुरू करेंगे तो 5,000 पहले तो यही निकालेंगे। और मैंने टोटल अमाउंट आपको बताया कि पूरे साल में हमने 15,000 रुपीज़ के बिस्किट के पैक सेल कर दिए। मतलब इस 15,000 में से 5,000 तो पिछले साल के हैं, वो तो हटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक ही साल का काउंट करना है। तो मैंने ये 5,000, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, मैंने हटा दिया। उसके बाद इसी साल के एंड में 3,000 यूनिट रह गई, तो बेटा बनी तो इसी साल होंगी, क्योंकि हम तो देख रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितना बना कितना बिका ये नहीं देख रहे, वैल्यू ऑफ सेल नहीं देख रहे, वैल्यू ऑफ आउटपुट देख रहे हैं कितना बना। तो ये 3,000 यूनिट बनी तो इसी साल में होंगी, तो इन्हें आप ऐड कर लीजिए। तो पता चल गया कि 15,000 बेची थी, लेकिन जिसमें से 5,000 पिछले साल की थी और 3,000 अभी बिना बिकी रह गई, तो बनाई टोटल कितनी, 13,000। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। रियल में ये फॉर्मूला ऐसे ही है बेटा, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू होता है बेटा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यही तो हुआ बेटा पीछे, कि सेल में से ओपनिंग वाला सब्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि वो पिछले साल का था, और क्लोजिंग वाला ऐड हुआ क्योंकि वो इसी साल का था। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का। चलिए बेटा, मैंने स्टेप्स बताए थे इसके आपको, एक दो बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसमें मैंने बताया था बेटा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये क्या होता है। चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका था क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। चलिए, दूसरा था बेटा इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं बेटा। ये इंटरमीडिएट गुड्स ही और कुछ नहीं है। क्यों है वो समझना है। इधर देखो, अगर मैं पार्ले जी कंपनी की ही बात करूं बेटा, तो पार्ले जी कंपनी ने वीट खरीदा होगा बेटा, शुगर भी खरीदा होगा। अब एक बात सोचना बेटा, मैं एक वर्ड लिखूंगा, आप समझना उस वर्ड को, परचेज। अब एक बात बताओ, ये दोनों चीजें इसने परचेज की होंगी, ऑब्वियस सी बात है। बाद में इन दोनों चीजों को यूज करके इसने बिस्किट बना दिए होंगे। अगर मैं ये कहता बेटा कि पार्ले फैक्ट्री ने कुल मिला के 60,000 रुपीज़ का वीट बाय किया था, और कुल मिला के मान लीजिए आप 40,000 रुपीज़ का शुगर बाय किया था, तो टोटल परचेज जो उसकी थी वो 1 लाख थी। लेकिन जब बिस्किट बने तो 1,20,000 रुपीज़ के बने।
क्योंकि बिस्किट बनाने में एफर्ट्स भी लगे हैं बेटा, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझना बेटा। क्या ये वीट किसी फार्मर ने बनाया नहीं है? ये जो वीट है ये भी तो किसी फार्मर ने प्रोड्यूस किया है ना। जब ये चीज़ प्रोड्यूस की गई है तो ये चीज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट हो गई है। जब ये चीज़ प्रोड्यूस की गई है वीट बेटा, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट हो गई है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितनी चीज़ें बनी, तो बने चाहे घर पे बने चाहे फार्मर बनाए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो कह नहीं सकते ना बेटा कि बिस्किट और पेन यही चीज़ें वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट होती हैं, वीट राइस नहीं होता, फार्मर की चीज़ें नहीं होती। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कितनी चीज़ें कंट्री में बनी, जो चीज़ें बनी हैं सब काउंट होगी। तो ये वीट भी बना है कहीं, प्रोड्यूस तो हुआ है, तो ये चीज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट हो गई। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊँ तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो है ये वीट 60,000 का काउंट हो रखा है प्लस। अब ये शुगर भी बनी है बेटा कहीं ना कहीं, तो भाई शुगर मिल भी तो है वहाँ बनी है, तो बनी है इसका मतलब 40,000 भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में कंट्री में काउंट हो रखा है। अब बाद में जब ये बिस्किट बने बेटा, तो ये बिस्किट भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट हो रखे हैं, ये भी बने हैं। अब समझने लायक चीज़ ये है बेटा कि यहाँ पे जो ये वीट है ना और जो ये शुगर है, ये डबल काउंटिंग हो गई है इसकी, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो 2,20,000 आ रही है, जिसमें वीट और राइस डबल काउंट हो गया है। कैसे? अब जो ये बिस्किट बने हैं, क्या इसमें वीट नहीं है एडिड पहले से ही? ऐसे ही जब ये बिस्किट बने हैं तो क्या शुगर इसमें एडिड नहीं है ऑलरेडी? इसमें इस बिस्किट की वैल्यू में 1,20,000 में वीट और शुगर दोनों ऑलरेडी एडिड हैं, और आपने सेपरेटली भी इनको ऐड किया है और इसमें भी ऐड है, तो इसका मतलब वीट और शुगर डबल काउंट हो गया है। दोबारा से समझना बेटा, स्टार्टिंग में तो ये जो पेन आप देख रहे हैं, इस पेन का प्लास्टिक किसी कंपनी ने बनाया होगा, और जब इसका प्लास्टिक बनाया होगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट हो गया होगा कि भाई बनाया तो काउंट होगा। फिर ये प्लास्टिक निकल के इस कंपनी में गया होगा पेन बनाने वाली में, फिर उसने पेन बनाया होगा, तो भाई इस पेन में इस प्लास्टिक की वैल्यू भी एडिड है ना। फिर ये जब पेन बना तो पेन भी काउंट हो गया, तो ये प्लास्टिक 2 टाइम काउंट हो रहा है बेटा। जैसे अगर मैं एक और छोटे से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं, अगर मैं एग्जांपल ले लूं बेटा किसी कार का, तो बेटा कार के लिए टायर्स बने होंगे, फिर कार के लिए तो इंजन भी बना होगा। तो इंजन बनाने वाली कंपनी ने जब इंजन बनाया होगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट हो गया होगा। टायर्स बनाने वाली कंपनी ने, जैसे सीएट टायर्स हैं, तो टायर बनाने वाली कंपनी ने टायर बनाया होगा तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट हो गया होगा। और बेटा जब ये दोनों चीज़ें असेंबल करके कार बन गई होगी तो कार भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट हो गई होगी। तो समझने लायक चीज़ क्या है बेटा कि अगर इंजन 1,00,000 रुपीज़ का था और आपका टायर्स की भी आप कोई वैल्यू ले सकते हैं, अगर टायर्स आपके मान लीजिए कि 20,000 रुपीज़ के थे और कार बनी आपकी 5,00,000 रुपीज़ की, तो बेटा ये दोनों 1,20,000 इस कार में भी एडिड हैं। इसका मतलब ये इंजन और टायर 2 टाइम काउंट होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में, और वो एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाएगा बेटा कंट्री की। इसीलिए आप समझो ना बेटा, कार बनाने में टायर और इंजन रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा है, ऐसे ही बिस्किट बनाने में वीट और राइस रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा है, और जो चीज़ें रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती हैं उन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो अगर एग्जैक्ट आप ये देखना चाहते हो कि एग्जैक्ट प्रोडक्शन कितना हुआ, तो आप ये कहेंगे जी वीट का हुआ था 60,000, शुगर का हुआ था 40,000, तो 1,00,000 का तो पहले ही हो चुका था। पार्ले फैक्ट्री में तो सिर्फ 20,000 रुपीज़ का काम हुआ था, इससे ज़्यादा का नहीं हुआ था। तो टोटल जो काउंटिंग आनी थी वो 1,20,000 ही आनी थी। और उसका तरीका कैसे कि भाई मैं इंटरमीडिएट और काउंट कर लेता। इंटरमीडिएट में रॉ मटेरियल वीट और शुगर 60,000 प्लस में 40,000,
ये दोनों इंटरमीडिएट हैं, इसी को तो बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। और लास्ट में अगर आप देखना चाहते हो कि कंट्री का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ जीडीपी, तो आपको इस वाली वैल्यू में से 2,20,000 में से इस 1 लाख को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि एग्जैक्ट वर्क तो सिर्फ 1,20,000 रुपीज़ का ही हुआ कंट्री में। क्यों? 60,000 का तो वीट का काम हुआ, 40,000 का शुगर का काम हुआ और 20,000 का बिस्किट बनाने में काम हुआ। लेकिन वैल्यू 1,20,000 है, क्योंकि उसमें वीट और शुगर पहले से ही एडिड है। तो भाई इस वीट और शुगर को हटाओ, दोनों को वैल्यू ऐड करके मैंने हटाया, पता चला 1,20,000 का ही एग्जैक्ट वर्क हुआ है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी बेटा। चलिए बेटा, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। जो प्रोडक्ट मेथड था, वैल्यू एडिड मेथड था, इसकी ये लाइट वर्जन था। इसका एक एडवांस वर्जन भी होता है और चांसेस रहते हैं कि कभी सीबीएसई में एडवांस वर्जन से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो अभी के लिए ये लाइट वर्जन ही कराया मैंने आपको। इसका एक एडवांस वर्जन भी है, कुछ कंटेंट और ऐड होते हैं इसमें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन मेथड से रिलेटेड आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, या तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा या अलग से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।